अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और भरपूर मसरूफ़ दिन और मुकदमा था फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो नज़रसानी दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM, शेख रशीद अहमद, इजाज़ुल हक, पैमरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और इन तमाम की दरख्वास्तें जो हैं वो आज मुख्तलिफ़ ऑब्ज़रवेशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी, क्योंकि सब ने कहा था कि वो जो है वो इस नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। लेकिन नज़रसानी दरख्वास्तें दाखिल करने का मामला और फिर वापस लेने का मामला एक बड़ा ही मौजू बहस रहा और आज इस हवाले से चेयरमैन पैमरा, जिनके हवाले से ये था कि पैमरा अपने कानून पर अमल दरामद कराए और उस पर पैमरा का जो रिव्यू आया था वो मौजूदा चेयरमैन सलीम बेग मोहम्मद सलीम जो है उन्होंने ही दाखिल किया। और आज अदालत ने जब उनसे पूछा कि आपने कैसे और किसके कहने पर किया, बार बार पूछा गया कि किसके कहने पर किया गया, आप बता दें। चेयरमैन पैमरा खामोश रहे, कभी कुछ कहा, मुतज़ाद बयानात दिए और फिर वो अदालत ने उन तमाम चीज़ों को अपने ऑर्डर के अंदर समो दिया है। और चेयरमैन पैमरा के लिए जो ऑब्ज़रवेशंस आई हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है। इसके साथ ये अबसार आलम जो कि साबिक चेयरमैन पैमरा थे, उनकी तरफ से भी जो एफिडेविट दाखिल किया गया था आज उसके ऊपर भी बहस हुई और अदालत ने उनसे पूछा कि एक प्राइवेट शख्स, इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, इस पर फिर आप जो इंडिविजुअल है उसको भी हक़ होगा कि वो आपके ऊपर जिरा करे, और क्या आप अपने ये मुकदमात जो इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर दोहराएंगे वहाँ पर, क्योंकि कहाँ पर, कमीशन में। और कमीशन क्या, वो अटॉर्नी जनरल ने आज बताया कि वफाकी हुकूमत सोच रही है या वो वफाकी हुकूमत से ये कहेंगे, रिकमेंड करेंगे कि वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है वो उसके तहत एक कमीशन बनाए जो फैज़ाबाद धरना के अंदर जो कुछ हुआ उस अरसे के अंदर उसके हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए। तो अदालत ने जो है उसे जब कहा कि कब तक वो कमीशन बनाएंगे, तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल कहा कि उनको 10 दिन का वक्त दिया जाए, जिस पर 2 हफ्ते के लिए समाअत जो है वो मौखर कर दी गई है। और एक अहम पहलू ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से TLP के बारे में कि आया उनको फ़ॉरेन फंडिंग होती है या उनकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से हुई, उसके ऊपर जो तहकीकात करनी थी, उस हवाले से जो रिपोर्ट दाखिल की गई वो उसको अदम इत्मीनान का इज़हार किया। और इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये कहा कि हमें मज़ीद वक्त दें, हम इसकी दोबारा तहकीकात करेंगे, और उसके लिए 1 माह का वक्त दे दिया गया है। जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से एक एडवोकेट जो है वो प्राइवेट कैपेसिटी में पेश हुए थे अदालत ने कि वो इस फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर नज़रसानी करें, तो उस पर टेक्निकल जो एतराज़ात हैं कि वो मुतासरा किस तरह से हैं और TLP ख़ुद नहीं आई, तो वो अदालत ने पूछा उनसे कि क्या TLP की तरफ से आपको ऑथोराइज़ किया गया है। उनका नहीं, मैं अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर आया हूँ। तो ज़ाती हैसियत में वो शायद उनका लोकस स्टैंडाई नहीं बनता, इसलिए उनकी दरख्वास्त डिसमिस कर दी है। नासिर साहब, आज की जो समाअत हुई है, 2-3 चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई हैं कि हाँ, एक वाक़या ये भी हुआ कि जो पैमरा के वकील थे हाफिज़ एस.ए. रहमान, वो भी जब अदालत की तरफ से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए तो वो तकरीबन ऐसा लगा कि शायद नाराज़ होकर वो छोड़ के चले गए। तो आज की जो है हाईलाइट, वो इंडिविजुअल, वो प्राइवेट इंडिविजुअल कौन है, वो शायद जनरल फैज़ हमीद हैं, जिनके हवाले से ओपन कोर्ट के अंदर अबसार आलम ने कुछ इल्ज़ामात आयद किए। शुक्रिया। उससे पहले मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मेरा ख़्याल में एक पॉइंट और भी अहम है। वो ये है कि अभी याद होगा आपको कि फेडरल गवर्नमेंट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसमें जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर, डिफेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। और वो उन्होंने कहा है कि ये इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो इस तरह डिवाइस हैं या इस तरह डिज़ाइन है कि ये एक्विट कर देगी, मतलब किसी के ऊपर इल्ज़ाम या प्रोब के दौरान वो इल्ज़ाम के बजाय लोगों को एक्विट करेगी। तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है इसको हम डिसमिस, मतलब हम रिजेक्ट करते हैं। तो इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि फिर मैं गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दूंगा कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो एक कमीशन बनाया जाए। तो नाज़िर साहब, वो कमीशन जो होता है वो कुछ भी हो सकता है या उसके अंदर कोई सर्विंग जज हो सकता है, रिटायर्ड जज हो सकता है, क्या?
देखें ये अब गवर्नमेंट की के पर बॉल फेंक दी क्योंकि गई है। ऑडियो कमीशन भी जो है वो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के नीचे मैं ही वही उसी पे साबका आ रहा था, हुकूमत ने हाँ। बनाया था। बिल्कुल मैं वही आ रहा था, हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस से नाम मांग लें कि किसी जज को अपॉइंट करें। ये मुमकिन यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब गवर्नमेंट कोई कमीशन बनाती है तो आपको याद है एक दफ़ा पहले भी प्रॉब्लम हो गई थी जस्टिस बंदियाल साहब के सामने वो ऑडियो कमीशन में तो नहीं मांगा था। नहीं यही तो बात है ना उस पर इशू हो गया ऑडियो कमीशन जिसमें जस्टिस काजी फायजी साहब को डायरेक्ट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया था, जिस पे फिर फड्डा भी तो हो गया था ना। लेकिन अमूमन ये प्रैक्टिस है, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी यही हुआ था कि गवर्नमेंट चीफ जस्टिस से नाम मांग लेती है। लेकिन नासिर साहब जो इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट आया है दोबारा 2017 का जो है ना, उसके अंदर अब ये नहीं है, हालांकि जजमेंट्स ज़रूर मौजूद हैं कि अगर किसी कमीशन को जज लगाना है तो वो चीफ जस्टिस की मशावरत से लगाया जाए। तो वहाँ पे हुकूमत का कहना था कि क्योंकि इल्ज़ाम ही चीफ जस्टिस के ऊपर था कि उनकी सास की ऑडियो लीक है, तो लिहाजा बनता नहीं था कि उनसे मशावरत की जाती। देखिए मेरा ख्याल है कमीशन की साख्त और पता भी चल जाएगा जो ही नॉमिनेशन उसका चेयरमैन कौन होगा, क्या सर्विंग जज होगा, रिटायर्ड जज होगा, क्या शकूर पराचा साहब जो अमूमन इस किस्म के कमीशन में उनको लिया जाता है। वो तो वफात नहीं होगी उनकी। नहीं शकूर पराचा साहब दूसरे हैं मौजूद हैं। अब तो शायद और वो जो सेक्रेटरी लॉ भी रहे हाई कोर्ट के जज थे हैं वो या कोई और आदमी जवेद इकबाल साहब हैं, उनको बड़ी महारत है एबटाबाद कमीशन से लेके अब तक। सर्विंग जज भी तो हो सकता है ना। ये देखें ये सारा डिपेंड है क्योंकि मसला ये है कि पहली दफ़ा चले तो वो तो जब बनेगा तो फिर बात करेंगे देखिए ना। बड़ा वाज़ेह है कि आज की अगर जिस्ट है वो है कि जी 2017 से जो भी बाजवा डॉक्ट्राइन थी जनरल फैज़ से और जिस तरह उन्होंने सियासत में इंजीनियरिंग की पीटीआई को आगे लाए, नून लीग के ख़िलाफ़ जो कुछ किया या उस वक्त जिस तरह के उनका इस्टेब्लिशमेंट ने 2017 का 18 का प्लान बनाया, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वहाँ से ही चीज़ें जा रही हैं कि 17-18 में जो जिस तरह चेयरमैन पैमरा को फ़ारिग किया गया अफसार आलम साहब को, मुझे तो आज ऐसा लगा कि हिंट दिया गया अदालत की तरफ से और चेयरमैन पैमरा अफसार आलम बहाल भी हो सकते हैं। जिस तरीके से वो बताते हैं कि जब मैंने इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात नहीं माने धरना में, उसके बाद मेरे ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एक पेंडिंग पटिशन थी, उसको पहिया लग गया। अजहर सदीक साहब का नाम उन्होंने लिया। अजहर सदीक साहब तो वकील थे, मुनीर अहमद उनके क्लाइंट थे, नाम नहीं लिया। ये तो फैक्ट्स हैं, वो तो जब पूछेंगे कि साहब मेरा सवाल है, ये जो मुनीर अहमद जो पिटिशनर हैं ये वही हैं जिन्होंने शायद एक आध दिनों में कुछ और भी पिटिशनें फाइल की थी, शायद इलेक्शन के हवाले से या कोई और पिटिशन भी। ये मुनीर अहमद कौन है? आप एक्वेस लाइव देखिएगा, उसमें ख्वाजा तारिक रहीम साहब उसके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा। वो मैंने असल में आपको यही इंडिकेशन दी थी कि आप उसको ज़रा क्लैरिफाई कर दें। अच्छा, तो ये बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त और शिकंजा जो है वो जनरल फैज़ के गिरद घेरा तंग हो रहा है क्योंकि उनका रोल था बड़ा अहम फैज़ाबाद धरना और जो जनरल फैज़ के हवाले से एक एफिडेविट आ गया। आज जो अफसार आलम ने कहा, वो सारा कुछ अफसार आलम ने कहा कि बतौर डीजीसी जब वो 92 बंद किया तो 92 को खुलवाने के लिए जनरल फैज़ ने उनको फ़ोन किया और जब वो नई बात मानी गई तो फिर उसके बाद ये डिपेंड है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने जब नून लीग ने या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ कहा था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का जब तक एहतसाब नहीं होता मुल्क नहीं आगे बात जा सकता, उस वक्त बयानिया चेंज हो गया अब नून लीग का, और नून लीग ने कहा कि हमने अब माफ़ी दे दी या हमने इंतकाम नहीं लेना। शहबाज शरीफ ने भी यहाँ से भाग के गए और यूके में या जो भी बयानिया चेंज हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक वहाँ और जस्टिस काजी फाइसा जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं अपनी जगह। अब देखना होगा कि जो आज की प्रोसीडिंग है 6 घंटे की जो ये पहुंच गई होगी उस पर एस्टेब्लिशमेंट क्या रिस्पांस देती है, क्या एस्टेब्लिशमेंट इसको कोई थ्रेट फील करती है या वो इसको वेलकम करती है कि ठीक है जी जो कार्रवाई जो फैज़ाबाद धरना में जो भी एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियों का रोल 2017-18 में रहा था उसको प्रूव करने के लिए वो जो है वेलकम करती है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन क्या वो रेजिस्ट करती है? यहाँ से मेरा ख्याल है आज की हियरिंग से जो है वो ये ही महसूस हो रहा है कि कोर्ट चाहती है कि जो, और उन्होंने कहा कि ये जो रिव्यू पिटीशन 7-8 पिटीशन फैज़ाबाद धरना की कराई की जजमेंट पे कराई गई और एक यकदम कराई गई, इसके पीछे भी कौन यकदम वापस ले गए। हाँ ये चीज़ भी उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने आर्डर में लिखाया कि ये कौन था इसके पीछे, इसको भी प्रोब किया जाए TOR में।
तो और बड़ा वाज़ेह है कि जो जस्टिस काजी फैज़ा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुआ और उनका वन ऑफ द मेन ग्राउंड ये था कि मैंने जजमेंट दी फैज़ाबाद धरना में, उसके बाद प्रॉक्सी एक तैयार किया इस्टेब्लिशमेंट ने और मेरे ख़िलाफ़ रिव्यू एक रेफरेंस फाइल किया। तो ये आप देखना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आज की 6 घंटे की कार्रवाई को कैसे लेती है या वो इसको वेलकम करती है, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तो रिजेक्ट कर दिया जिस तरह नासिर साहब कह रहे हैं। नासिर साहब ये बात ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे लेती है, इस्टेब्लिशमेंट जैसे भी ले, लेकिन अदालत कैसे लेगी ये भी देखना है। दूसरी बात ये, एक मिनट मेरा सवाल, सिर्फ सवाल पूछ लें, तो उसके बाद आप जो मर्जी कहिएगा, आप अपना वो रखें उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत जो है, जैसे ये हसनात जो हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो देखते हैं क्या कहती है, इस्टेब्लिशमेंट अपने एक जनरल का एहतसाब होने देती है, नहीं होने देती है। और बात तो फैक्ट फाइंडिंग है ना। बात तो ये है कि आज भी चीफ जस्टिस ने कहा कि जर्मनी के अंदर फाशिज्म था, लेकिन उन्होंने फाशिस्ट अप्रोच से अपना पीछा छोड़ाया और आज कमिटी ऑफ नेशन के अंदर जर्मनी एक सिविलाइज्ड मुल्क के तौर पर, उसी तरह से उन्होंने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन साउथ अफ्रीका का उसका भी हवाला दिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर अटॉर्नी जनरल की बात फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानती है तो फिर अदालत क्या कर सकती है? क्या अदालत के हाथ बंध जाएंगे और क्या अदालत अपनी इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फिर आगे भी जा सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं इसको अब मेरी बात पूरी सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि जो हसनात साहब ने कहा ना कि अब इस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे देखती है, तो इस्टेब्लिशमेंट को देखना पड़ेगा। उसकी रीज़न एक और भी बात बताऊँ, क़य्यूम साहब आप बाद में भी दिखाइएगा, यहाँ एक बैरियर होता था इस गेट के बाहर, वो अब बैरियर आपको नज़र नहीं आ रहा, हटा दिया गया। तो ये वो निशानी है धरनों की। ये धरनों के ज़माने में आपको याद होगा, जो आज दिन एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस यहाँ पहुँच जाती थी, कभी धरना हो रहा है, कभी लॉग जैम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये उसकी निशानी थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसको ख़त्म करना चाह रही है। और आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि आप एक कमीशन बनाएं। और ये भी मुमकिन है कि वो मतलब इस तरह की एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी अगर आपने रिव्यूज़ वापस ले लिए हैं तो फिर जजमेंट इम्प्लीमेंट करें, और जजमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर बात ये जो अफसार आलम साहब का जो एफिडेविट है, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि जनरल फैज़ ने मुझे गालें की, दबाव डाला कि नजम सेठी ये वो, और अदालत में ये है, उसमें जजमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जजमेंट ये तो में फैक्ट्स हैं, ये तो सारे नहीं, वो फैक्ट्स वो उस जजमेंट की उस डायरेक्शन को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, जिसमें यह था कि फ़ौज का ये काम नहीं है कि वो किसी सियासी जमात को सपोर्ट करे, अगर कोई अफसर मुलविस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखना है कि वही मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो माजी में नहीं हुई सकी। ये चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, क्योंकि अब देखें ना, जो वोट को इज्जत दे रहे थे वो तो पीछे हट गए। अभी पिछले 1-2 पुराने AQS लाइव हैं, उसके अंदर आपने एक बात की थी कि जो जिस तरह से अब अदालती कार्रवाई हो रही है उसमें ऐसा लगता है कि जो कभी अकाउंटेबल नहीं रहे थे उनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, कि सियासतदानों की हुई, ब्यूरोक्रेसी की हुई, अदालतों की हुई, लेकिन एक बिल्कुल वही उनकी नहीं हुई। क़य्यूम साहब आपने 2-3 तो आपको होती नजर आ रही है? अब देखें, आज का जो 6 घंटे की हियरिंग थी वो यही थी। अफसार आलम साहब ने जो बात, चेयरमैन पैमरा को बार बार यही कहा गया कि आपको किसने डायरेक्शन दी थी। जो मौजूदा चेयरमैन पैमरा, जो एक उनके बारे में ये रहा है कि वो सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट में कहने पे ही सारा कुछ वो चलाते रहे हैं और चला रहे हैं। अब देखें, वो शुरुआत जो है 2017 में से हो रही है, कि जब से ये हुआ, मामला तो 2012 से हुई है। एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से उन्होंने एक सियासी जमात को लाहौर में जलसा कराया, पाशा साहब ने बुला के, जिस तरह काफ लीग वाले कहते हैं कि हमें कहा कि क्यों ना आपका राजीनामा करवा, नहीं आपके मामलात करा दें इमरान खान के साथ। शुजात साहब की ऊपर लाई की अपनी इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था वो रिकॉर्ड पे है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो वो तो सारे अंदर हैं आजकल। वही मैं कह रहा हूँ, बाद में तो जो भी हो गया तो अब एक साहब ने तो भी चिल्ला काटा। अच्छा, मैं जो ये कहना चाहता, आप 2 चीज़ें इग्नोर, मतलब वो बहुत अहम है, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज ऑर्डर लिखवाया गया है उसमें एक लाइन है, उसमें ये लाइन ये है कि जब कमीशन बनेगा तो वो उस TOR में वो चीज़ शामिल करे कि ये जो को इंसिडेंटल साइमल्टेनियस फाइलिंग ऑफ रिपीटिशन एप्लीकेशंस थी कि रिव्यू पिटिशंस फाइल की गई हैं, ये किसके कहने पे हुई थी? क्या कोई जो इंस्ट्रक्शंस थी, क्या एक बंदे की इंस्ट्रक्शंस थी? मतलब ये भी देखे कि इंस्ट्रक्शन आपको याद नहीं, पिछली हियरिंग के ऊपर भी कहा था कि ऑर्केस्ट्रा में वो जो एक होता है, कौन होता है वो? कंडक्टर। हु वाज द कंडक्टर? एक्चुअली तो बात तो यही है बेसिकली। अच्छा, दूसरी बात है जो अब अफसार आलम साहब ने बात की है, जो कोर्ट ने उनसे पूछा
कि ये जो आपने इस बड़े सीवियर किस्म के एलिगेशंस लगाई हैं, बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं, और ये वो साहब के ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगाई जो हमारे सामने कोर्ट में नहीं है। लेकिन अगर कमीशन ने आपको बुला के पूछा और आपके ऊपर क्रॉस एग्जामिन नहीं, तो आपके क्या तैयार हैं? उन्होंने कलमा पढ़ के कहा मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल वही बात करूँगा जो मैंने फेस किया है। ये बड़ी ख़तरनाक बात और है। उसके अंदर आज अतर मिनल्ला साहब ने भी बड़ी जो है ना ऑब्जर्वेशन थी कि उसमें क्योंकि लेकिन लिखा ये- हुआ था कि लेकिन उन्होंने बात ये उस सुने- वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को ख़त लिखे थे कि ये सब कुछ हो रहा है। यूं साहब, और एक उन्होंने बात। उसको उनको बचाने कोई के लिए response नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं लेकिन दिया। एक बात और बताएं कि क्या जनरल फैज़ का इन्फ्लुएंस सिर्फ ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ पे था, अदालतों पे नहीं था? तो वो भी देखें और वहाँ भी भाई देखें। आज इशारे में जो है वो जनरल अटॉर्नी फैज़ जनरल ने को आज इशारा कर दिया ना उसमें, जो कि साकिब पिछली निसार दफ़ा साहब कहा ने था। कि मेरा व्हाट्सएप देखें, मैं नाम लेके एक दफ़ा आपका भी आमना सामना जनरल फैज़ साहब से हुआ था जब वो आए थे, जब ये बैरियर को ख़त्म करने के हवाले से, तो साकिब निसार साहब वो तो ISI ने जो रास्ते बंद किए हुए थे अपारा के वही अंदर, मैं कह उसको रहा हूँ, खुलवाने का मामला वही था मैं ना। कह रहा हूँ कि ये DGC के तौर पे आए थे यहाँ। वो किरदार भी सामने आने चाहिए। आज जिस तरह जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि अफसार आलम ने 3 ख़त लिखे थे उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, उसका वो जवाब देना चाह रहे थे आज अफसार साहब के। मुझे रिस्पांस आया था, कुछ जनरल बिलाल थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो जस्टिस काजी फैसल ने मना कर दिया कि नहीं, जो बात चीज़ आपने आपने लिखी नहीं है वो है। हाँ। दूसरा उन्होंने कहा जी मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखे थे, अब वज़ीर आज़म क्या नवाज शरीफ या शाहिद खाकान को लिखे हैं। तीसरा उन्होंने कहा मैंने चीफ जस्टिस उस वक्त के उनको लिखा था, साकिब निसार साहब। लेकिन साकिब निसार साहब जो थे वो तो उनको फारिग कराने वाले थे अफसार साहब। देखिए ना उस वक्त के जो कुछ वकीलों के, जजों के, ये 2017 में गठजोड़ देखे ना। अब ये गठजोड़ सिर्फ जनरल फैज़ नहीं हिले, उसकी तारें जो हैं ये हर तरफ जो है ये ताने बाने कहीं और तक जाएंगे। उसमें तो क्या उस वक्त की जुडिशरी किस जज को देखें चकवाल की अच्छा अगर चले गए तो फिर अच्छा क्या मेरा होगा? ज़िला है चकवाल, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। चकवाल के एक PTI के उम्मीदवार थे सरदार गुलाम अब्बास साहब, वो नून में शामिल हो गए। वो नून का इलेक्शन लड़ रहे थे, जनरल फैज़ का पर्सनल ग्राज था उनके साथ। उन्होंने कहा जी इसके नॉमिनेशन पेपर जो है ना रिजेक्ट करवाने हैं। अच्छा उनके रिजेक्ट करवाए गए, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर साहब ने भी रिजेक्ट कर दी अच्छा रिजेक्ट कर दी। वजह ये खुद शरारत कर रहे हैं अब आप। अच्छा अब आप शरारत जो है ना खुद कर रहे हैं। अच्छा वजह क्या थी कि NTN नंबर नहीं है उसका। अच्छा वो उन्होंने कहा जी अच्छा हालांकि वो पहले इलेक्शन लड़ चुके 85 से इलेक्शन लड़ रहा है बंदा। अच्छा और कंपेरेटिवली बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन उसका किरदार। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, यहाँ साकिब निसार इजाज़ुल हसन साहब, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट, और वो बेचारा। तो आप क्या ट्रेल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कनेक्ट कर रहे हैं उसके बाद dots को? सुने हाँ। जो उम्मीदवार नून लीग का था इलेक्शन, जुल्फ़िकार अब्दुल्ला, ठीक है, MPA का, उसको जो है MNA का भी उसके नॉमिनेशन पेपर कराए गए, और उसने नून लीग छोड़ के नॉमिनेशन पेपर उसके पास थी, टिकट भी था, उसने नून PTI का टिकट उसको दिलवा के जितवा भी दिया चकवाल से। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ क्लासिक जो है कि किस तरीके से इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस, और हाँ, उसमें ये मैं ताने एक बाने कहाँ बात- जाएंगे। अब एक बात मैं कहना चाह रहा था, तो अगर ताने बाने चले गए तो क्या होगा? वैसे आपस की बात सिग्निफिकेंट है। एक बात मैं बताना चाह रहा था कि काजी चीफ जस्टिस साहब ने अफसार आलम साहब से पूछा था कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की थी तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया था, और ये तो डिसमिस एज नॉन प्रोसिक्यूशन पे। तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं था, ये फ़खरुद्दीन जिब्राइन साहब कराची में थे और टाइम ऐसा लगा कि वो पहुंच नहीं सकते थे, तो उन्होंने फिर बाद में उनसे पूछा गया कि आपने इसको फिर फॉलो क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद ही नहीं थी। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि उन्होंने कहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिरी दम तक कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो जो भी कहा था, लेकिन उनका जुमला बहुत खतरनाक है। हाँ। उन्होंने कहा मुझे इस टॉप जो जुडिशरी, तो इसकी बुनियाद के ऊपर हसनात साहब ये कह रहे हैं ना कि शायद हो सकता है चेयरमैन पेमरा बहाल हो जाएंगे, उनकी पिटीशन जो है ना यहाँ पे लग गई। होना चाहिए अगर ज्यादती हुई है। देखें यकदम एक बंदा ने स्टैंड लिया तो अदालत से को वारंटों की पिटीशन जो पेंडिंग थी 2 साल से, उसको पहिया लगा और उसको वो रिजेक्ट। तो अब सारा आलम साहब ने देखना है कि वो रिवाइव और करने की दरखास्त देते हैं कि यहाँ देते नहीं, यहाँ वो अब दरखास्त देते हैं, वैसे देनी चाहिए उनको उन्होंने दरखास्त। चेयरमैन पेमरा ही लगना है यार। नहीं, उनको लेकिन- बड़ा होता। लेकिन वैसे सेंसिटिविटीज को ना टच करें ना हसनात साहब। अच्छा नासिर साहब देखें, मैंने बात सुने और लगेगा। नासिर साहब देखें, बात सुने। बात ये है कि जनाब एक तासुर उभर रहा है कि जनरल फैज़ का, चेयरमैन कौन, जनरल फैज़ का, कि जनरल फैज़ को शायद टारगेट बन रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि
फैज़ाबाद धरना के कॉल ऑफ करने के वाले से मुआहदे पर दस्तखत भी उनके हैं। उसके बाद भी जो मामला हैं वो 92 को खुलवाने के लिए वो है। और फिर ये भी है कि फैज़ाबाद धरना के बाद काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया तो शायद कहीं ना कहीं जनरल फैज़ का हो। तो क्या इससे ये इन प्रोसीडिंग से क्या ये तासुर लिया जा सकता है कि हाँ शायद वन मैन टारगेट है और वो है जनरल फैज़? जनरल फैज़ का जब नाम आएगा तो जनरल बाजवा का नाम भी आएगा, ये नहीं हो सकता। कहना चाह रहा था क्योंकि जनरल फैज़ साहब ने कहीं कहा भी है कि जो मैं करता रहा हूँ वो अपने ऑन कहाँ कहा है नासिर साहब? ये आप ऐसी अनरिपोर्टेड चीज़ें ना करें। अनरिपोर्टेड चीज़ है, लेकिन ये बात कहीं चली थी, ये मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था। झूठ भी हो सकता है, टोटली झूठ भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये उन्होंने कहा था कि ऑन हिज ओन। तो मेरे सवाल का जवाब देना अब आप दोनों कि क्या ये ऐसा तासुर आएगा? नहीं, लेकिन क्योंकि जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट की है। देखें बात सुने, सॉरी एक सिर्फ छोटी सी बात है। अफसार आलम साहब ने क्लियर कट नाम लिया है, नंबर 1। अगर कमीशन बना चीफ जस्टिस ने तो नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा एक प्राइवेट इंडिविजुअल, और ऑर्डर के अंदर भी प्राइवेट इंडिविजुअल लिखा है। लेकिन उन्होंने नाम लिया ना। लेकिन कमीशन जब बनेगा तो वो उसके सामने कह रहे हैं मैं जाऊंगा और मैं जो कुछ हुआ है मैं सच सच बताऊंगा, क्रॉस एग्जामिन हुआ तो मैं उसको भी फेस करूंगा। और वो कहते हैं, लेकिन नासिर साहब बहुत सारी चीज़ें ना, आया नौमन तेल होगा और राधा नाचेगी। क्या वफाकी हुकूमत कमीशन बनाएगी? और कमीशन बनेगा तो उसके टीआरस क्या होंगे और उस कमीशन को कौन कौन चैलेंज नहीं करेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं होगा तो सर दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं तो ये सब देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे स्टक है और होना भी चाहिए कि जी अकाउंटेबिलिटी, जिसने सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया, इदारों में जो भी जो मामलात हुई है। देखें आपने अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई कि जी उसने कराची में ये कुछ किया, ठीक है, नहीं है जिसने भी की, अच्छा, लेकिन कल आप कह चुके हैं ना। अच्छा लेकिन मैं वही बात करूँ, जिन्होंने मुआशरे में इतनी हेट और नफरत फैलाई और कभी टीएलपी को आगे ला के, कभी ये चोर डाकुओं वाला जो मंत्रा था, ये किसने किसको कहा कि ये कहें, और ये करप्शन में, और अब वही लोग, अब एस्टेब्लिशमेंट को जो प्रॉब्लम ये जो आ रही है वो खुद ही इनके अपने लोगों ने माजी में किया, पिछली एस्टेब्लिशमेंट। वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा नासिर साहब ये बताएं कि आज एक बड़ी बात हुई थी कि जब ये इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस की बात हो रही थी, क्योंकि उन्होंने पैमरा ऑर्डिनेंस पढ़ के दिखाया कि पैमरा का ये कानूनी इख्तियार है कि वो चैनल जो कि इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस को फैला रहा उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। लेकिन एक एक्शन लिया गया, 92 को बंद किया गया, उसको खुलवाने के लिए एक कॉल आई, और उस कॉल की बुनियाद ये बड़ी एक उस पर आई नहीं, एक ऑब्जर्वेशन, उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आर्म फोर्सेस के बंदा जो है वो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के अंदर वो करना चाह रहा था? ये तो बड़ी डेंजरस बात है। तो इस पे फिर अफसार साहब ने मतलब पता नहीं ये लफ्ज़ तो बोला था कि उन्होंने कहा, एग्री किया, और उन्होंने कहा आई बिलीव कि सम पर्सनल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कह देता हूँ, वर ट्राइंग टू इंसाइट वायलेंस। ठीक है। और एक बात और मैं आपको कह रहा था कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था और आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जजमेंट हाउंड करेगी। अगर कमीशन, मैं बताने लगूँ ना, कमीशन नहीं बनता तो आप ये मत सोचें कि सुप्रीम कोर्ट पीछे हटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना ही करवाना है किसी भी तरीके से, कि भाई मैं भी अपनी कमीशन बनवा के मैं भी कंटेम्प्ट करवा के, उसके बाद फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है ना, इम्प्लीमेंट तो ऐसे ही होना है ना। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सारे जो जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, सारी वकलात कम्युनिटी उनके साथ खड़ी रही, सिविल सोसाइटी खड़ी रही, मीडिया पर्सन खड़े रहे, वो इस वजह से कि जी जो असल जिन्होंने गंद किया है उनका एहतसाब होना चाहिए इस मुल्क में, ठीक है, शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। तो और अब तो पीटीआई भी कह रही है होना चाहिए, पीटीआई भी कह रही है कि जनरल फैज़ का कार्रवाई हो, तो सारे कह रहे हैं, तो बट ठीक है, शुरुआत होनी चाहिए। अब वही मैं कह रहा हूँ कि अब जो है ना, बाल ए दिन केयर टेकर तो नहीं, असल तो पावरफुल सर्कल एस्टैब्लिशमेंट, कि वो क्या अब डिसाइड करते हैं किस हद तक। अगर कमीशन बन गया तो फिर आपका फिर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या तासुर होगा? देखिए कमीशन, वही बात है ना कि कमीशन की टीआर कौन क्या होंगे, चेयरमैन कौन होगा, उन बातों से ही पता चलेगा कि क्या मामला है, किस तरफ जाना है। अब ये तो नहीं है कि अदालत, मेरा ख्याल है कि चेयरमैन पैमरा से जब अदालत पूछ रही थी, बेग साहब दस दो कि कहते हैं, वो कुछ कह ही नहीं पाते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। और फिर एक मौके पे तो जब ये अफसार आलम की बरतरफी का मामला हुआ था तो चीफ जस्टिस ने कहा कहीं आपकी बरतरफी की वजह यही तो नहीं है आपकी जानिशी?
देखें उनके बारे में जो स्ट्रक्चर पास में बड़े खौफनाक है। अब वो क्या हुआ है वैसे? एक तो स्ट्रक्चर उन्होंने कहा कि ये एक पपेट के तौर के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। someone as if it appears as if he is the puppet of someone। नंबर एक। नंबर दो, ही इज़ गिल्टी ऑफ, मतलब उनके बारे में कहा है कि वो मिसलीड उसने कोट किया और उन्होंने विदहोल्ड किया इन्फॉर्मेशन टू सिक्योर हिज पोजीशन कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मतलब कुर्सी किसी- बचाने के लिए मालूमात छुपाई, अदालत को गुमराह किया और किसी के हाथ की कठपुतली है। कठपुतली है। हाँ। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। देखें अपने आप को बचाने के लिए नहीं, किसी और को बचाने के लिए आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो ना आप। और आपको पता है कि ये उन्होंने ये भी कहा कि दोस्ती तो फिर ऐसी होती है ना, आप मुझे बचाने के लिए आप कुर्बानी नहीं देंगे। लेकिन वो आपके जायज़ बचाने के लिए ना। आपने अगर जाके कत्ल किसी को कर दिया तो वो फिर तो नहीं हो सकता ना। हाँ, फिर होल्डिंग द फैक्ट्स, तो बिल्कुल ठीक बात। उस पे उन्होंने ये भी एक बात और भी इम्पोर्टेंट की थी कि गवर्नमेंट में रिफ्लेक्ट अपॉन हिज कंडक्ट के इशारा दिया कि हटाओ, ये भी हो सकता है। हाँ, अब वो जाहिर है कि भैया अब ये गवर्नमेंट ने देखना है कि रखना है कि नहीं रखना। देखें कि अदालत बड़ी वैसे चेयरमैन बैलेंस होकर चली है कि मौजूदा स्टेट अफेयर्स या जो हम पीटीआई इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के लगाती है या जो भी किसी अवेलेबिलिटी के मामला, उस हवाले से उन्होंने टच ही नहीं किया। वो बड़ी केयरफुली चल रही है अदालत। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ का एहतराम करेगी कि जो अदालत चाह रही है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, चाहे अपने भी लोग बीच में थे या जो भी जिस तरह भी पना, लेकिन वो उनको एक जो भी मामला करना चाहिए। एक मामला रह गया नासिर साहब, वो उसके तरफ अटॉर्नी जनरल ने हल्का सा इशारा किया। वो ये था कि जी 4 साल तक ना लगना, तो उस पर भी उन्होंने कहा हाँ ये भी एक मामला तो है कि कोर्ट ने 4 साल तक केस क्यों नहीं लगाया। नासिर साहब, कौन कोर्ट सी अपनी भी मंजी थले डांग फेरेगी। कौन थे चीफ मतलब आप ठीक है जिसको मर्जी उठा लें, जिसके मर्जी पूछ लें, लेकिन अपने अंदर भी तो अच्छा, अदालत वो- देखे ना अच्छा, वो कि एक- क्या हुआ था। वो कौन से उस पे- रजिस्ट्रार को बुला उस के पे- पूछे उस पे- किसने रोका हुआ था लगाने से। काजी फैसल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था उस वक्त, कमर अफजल साहब खड़े हुए थे ना रोस्टरम पे, जो इलेक्शन कमीशन के काउंसिल है, उनसे पूछा, कहा था कि आपको कोई हुस्न इत्तेफाक पे कोई शेयर आता है? उन्होंने कहा मुझे एक ही शेयर आता है और वो ये कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हाँ। तो इस पर फिर चीफ साहब भी हंसे थे। कहने का ये मकसद है कि और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जनाब अब तो सारे शेर भी मुझे भूल गए। बात दूर तक का इशारा दे के। और फिर 2019 के बाद कौन कौन थे? आप बताएं, आप कवर करते मेरा रहे। ख्याल है कि मैं आसिफ तो सईद एवं ही तमाशा में आसिफ सईद खोसा थे और उन्होंने तो एक दफ़ा बताया भी था कि मैं वॉक पे काजी साहब को ले गया, मैंने कहा रिव्यू आपके पास लगाना है, तो आपने ज़्यादा उनको कुछ नहीं कहना, सिंपल डिसमिस कर देनी है। तो वो काजी साहब ने अपने वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये भी कहा था कि खोसा साहब ने मुझे अलहदा लेके कोई बात की थी, लेकिन मैं इन कैमरा बताऊँगा। खैर खोसा साहब ने मीडिया पर्सन को बता दिया कि ये बात मैंने की थी। फिर गुलजार साहब थे। गुलजार साहब जो है वो पहले अच्छा, वो बड़े आगे चले ना, गुलजार साहब को छोड़ा, उसके बाद कौन उसके था? बाद उमर साहब बंदियाल साहब थे। हाँ। तो बात यह है कि बड़ा मुश्किल मेरा ख्याल है कि और ये इस तीनों चीफ दौरान- जस्टिस और रहे, इस दौरान दो जो में- चीफ जस्टिस रहे ना, गुलजार हाँ। साहब और बंदियाल साहब, इनका ये था कि यार बस ठीक है, सियासतदानों को रगड़ो, नस्ला टावर गिराओ, कभी नीट एंड तो फिर अब ये जो कमीशन अगर बनता है और जनरल फैज को बुलाया जाता है, ये अच्छी बात होगी बुरी बात होगी? मेरा ख्याल है कि यही मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत तो होनी चाहिए, कहीं से भी शुरुआत होनी चाहिए, कमीशन बने और यहाँ से मैं वही कह रहा हूँ कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट अब शुरुआत इसको क्या किस तरह लेके जाती ठीक है। हो गया। आप देखें- नासिर देखें, साहब आपके फाइनल कमेंट्स और फिर हम इसको देखिए मेरा समझता हूँ कि देखें इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि राइटली और रॉन्गली रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के एलिगेशंस पे एलिगेशंस आते रहे। इम्पोर्टेंट बात मैंने ये भी हाँ। मैं- आप तो नासिर साहब कैन- को कर लेने दें, नासिर साहब ने कुछ होना मारना है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें ये अब जो आपने बात की थी कि जर्मनी ने सोचा और ट्रुथ विल सेट यू फ्री, तो अब आप ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी सच है। सामने आए, हाँ, सच बिल्कुल। सामने आए, साहब, सच सामने आए। इदारे को भी देखना चाहिए जो फौज केड़ा से इदारा? नहीं, इंस्टीट्यूशन फौज को, कि हाँ। उनसे भी अब कुछ ऐसे थे एलिमेंट जिन्होंने पीटीआई वाले ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हमें जब ये लॉन्ग मार्च वो पिंडी में उन्होंने की, उन्होंने कहा जी हमें कहा गया कि 5,000 10,000 बंदा आप इस्लामाबाद में ले आएँ, देखते हैं हम आर्मी चीफ कैसे अपॉइंट होता है यानी करवाते हैं। तो वो लोग जो अपने इंस्टीट्यूशन की डिसिप्लिन से भी आगे हैं, उनका तो फिर उनका भी एहतसाब नहीं हुआ। वही- ये अभी कई लोग जो है वो मैं इंस्टीट्यूशन ने अपने अंदर से नहीं, निकाल के बाहर फेंक दिए ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा तजुर्बा के पॉइंट के बेसिस पे कह रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन किसी को इंसाइट करने के लिए ना मिसलीड किया जाता है, हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन दी नहीं, जाती चले है। नासिर साहब, ये कि अब पीटीआई वाले जो सियासी कहते थे कि जमातों को हमें भी तो सोचना है। लॉन्ग मार्च हमें कहा गया कि आप 10,000 बंदा इस्लामाबाद में ले आएं, और जिन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कहा को था? कंट्रोवर्शियल किया। किसने कहा? आपके तो सोर्स ने मैं बताया? वही बता रहा हूँ, ये बार बार पीटीआई वाले कहते हैं, ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं।
चलें बहरहाल जी, तो फैज़ाबाद धरना केस की कहानी जो है वो वही बात है जो ईसीपी के वकील कमर अफजल ने जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये हुस्न इत्तफाक के ऊपर शेर सुना दें, तो उन्होंने कहा कि बात कितनी बहुत दूर तक जाएगी। तो बात निकलनी चाहिए, देखते हैं कितनी दूर तक जाती है और क्या क्या कुछ होता है। लेकिन सच, वो कहते हैं कि जैसे ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हाँ, कि सच आपको आज़ाद कर देता है। झूठ बोलने के लिए मुश्किल होती है, सच बोलने के लिए नहीं। तो देखते हैं ये सच सामने आता है या नहीं आता। सच इधर उधर फिर तो रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने